हेलो एवरीवन। आज है 14 दिसंबर और जो आज के करंट अफेयर के टॉपिक रहेंगे वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, तो एक बार यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। तो चलिए पहले टॉपिक के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे पढ़ेंगे हम फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च पेपर, फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन इज एन ओवरलुक्ड बट अर्जेंट इशू दैट नीड कोऑर्डिनेटेड एक्शन फ्रॉम अक्रॉस द फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर एंड एनवायरमेंटल सेक्टर। तो अभी क्या है ना, एक रिसर्च पेपर निकल के आया है जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन के बारे में बात कहा गया है, इसके बारे में बताया गया है और अर्जेंसी दिखाई गई है कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन किया जाए। कि क्या है ना, जितने भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, हेल्थ केयर कंपनियां हैं, वहाँ से काफ़ी तरह का कंटेमिनेटेड वेस्ट निकलता है, जो कि डायरेक्ट कहाँ पे चला जाता है, ओशियन, लेक्स और स्ट्रीम या फिर रिवर्स के होते हुए पहले रिवर्स में जाएगा, छोटी छोटी धाराओं में चला जाएगा, लेक्स में इकट्ठा हो जाएगा, फिर वहाँ से या फिर बाद में लास्ट में जाके कहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, वो चला जाता है ओशियन में, समुद्र में। तो वो पोल्यूशन है ना, लॉन्ग टर्म के अंदर देखा जाए तो हमको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। Almost half, or 43% of world's river are contaminated with active pharmaceutical ingredients in concentration that can have disastrous ramification on health। तो यहाँ पे क्या बोला गया है ना, वर्ल्ड की 43%, ठीक है, दुनिया की 43% जितनी भी नदियाँ हैं, रिवर्स हैं, वो कंटेमिनेटेड हैं। उनके अंदर फार्मास्यूटिकल, जो ये दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियाँ हैं ना, इनके जो केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, वो उनके अंदर पाए जाते हैं। जैसे ही इनकी जो ख़राब पानी, वेस्ट वाटर होता है, कुछ केमिकल कंपाउंड है जो बच जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उनको ये क्या कर देते हैं ना, पानी में बहा देते हैं, गंदे पानी के अंदर। और वही गंदा पानी फिर जाके कहीं नदियों में मिल जाता है, और उन्हीं नदियों से वो पानी कहाँ पे, छोटी छोटी लेक्स और ओशियंस के अंदर जाके इकट्ठा हो जाता है, जो कि बाद में हमको नुकसान पहुँचाता है। Wastewater from the pharmaceutical manufacturer is also sometimes discharged into open fields and nearby water bodies। तो यहाँ पे क्या बोला गया है ना, कई कंपनियां क्या करती हैं, उनके आसपास जितने भी खाली एरिया पड़ा होता है ना, तो उनके अंदर भी वो वेस्ट या फिर जो कूड़ा होता है, जो भी केमिकल कंपाउंड होते हैं, वेस्ट वाटर होता है ना, ये जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियां हैं इनका, तो वो है ना, खाली जो एरिया पड़ा रहता है उसके अंदर जाके डाल आते हैं उस पानी को, या फिर पास में कोई गंदा नाला है उसके अंदर डाल देते हैं। उससे क्या है ना, धीरे धीरे वो एक जगह पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है और उससे जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। काफ़ी डंपिंग एरियाज़ होते हैं जहाँ पे कूड़ा हम फेंक के आते हैं, तो वहाँ पे भी ये डालना स्टार्ट कर देते हैं, तो उधर भी ये काफ़ी है ना, हार्मफुल बन जाता है। अब इसके इफ़ेक्ट क्या क्या हैं? पहला इफ़ेक्ट तो जो एक्वेटिक लाइफ है या फिर फिशेस के ऊपर। अ नंबर ऑफ स्टडीज हैव इंडिकेटेड दैट एस्ट्रोजन फाउंड इन बर्थ कंट्रोल पिल्स और पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोन ट्रीटमेंट्स हैव ए फेमिनाइजिंग इफेक्ट ऑन मेल फिशेस दैट कैन अल्टर फीमेल टू मेल रेशो। तो यहाँ पे क्या बोला गया है ना, एक स्टडी निकल के आई है जहाँ पे एक हार्मोन है, हार्मोनल बैलेंस बनाने के लिए बॉडी के अंदर, या फिर जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं उनके अंदर एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है क्या, एस्ट्रोजन, है ना। और वो कहाँ पे पाया जाता है, वो मिलता है हमको पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोन ट्रीटमेंट के अंदर भी इसका यूज़ होता है। तो उसका जो वेस्ट है वो कहाँ पे छोड़ दिया फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने, किसी भी लेक के अंदर छोड़ दिया, मान लो किसी भी पानी की धारा के थ्रू होते हुए किसी भी लेक के अंदर पहुंच गया, नदी के अंदर पहुंच गया, जहाँ पे काफ़ी सारी फिशेस थी। अब इसका इफ़ेक्ट क्या हो गया ना, इस एस्ट्रोजन से क्या होता है, जो फीमेल हार्मोन होते हैं वो एनहेंस हो जाते हैं, ठीक है, और फीमेल करेक्टर शो करना स्टार्ट कर देता है एक मेल फिश, अगर उसके अंदर ये ज़्यादा मात्रा में चले जाए। और उससे क्या हो गया, फिर फीमेल और मेल का रेशो गड़बड़ाने लग गया। फिर बात करते हैं डिसरप्शन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस। जो एंटीबायोटिक्स हैं प्रेजेंट होती है सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम के अंदर, तो उनकी जो एक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है सीवेज बैक्टीरिया की। ऐसा क्यों? जो कि देखो, जितना भी वेस्ट था, जो भी केमिकल आया है इन कंपनियों से, उसमें क्या है ना, कई तरह के कंपाउंड होते हैं, ठीक है, कई तरह का केमिकल होता है, दवाइयाँ होती है, जो जितनी भी बैक्टीरिया होती हैं जो पानी को क्लीन करती हैं सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर, उन पे गलत इफ़ेक्ट डाल देता है। उससे जो उनकी एक्टिविटी है वो कमज़ोर हो जाती है, इवन ख़त्म भी हो जाती है। तो उससे जो सीवेज का ट्रीटमेंट का प्रोसेस है वो भी ख़राब हो जाता है, हो ही नहीं पाता। अब बात करते हैं तीसरा इफ़ेक्ट है जो ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर है। जैसे ही ये केमिकल्स पानी के थ्रू होते हुए हर जगह पे पहुँचेंगे, उससे क्या है ना, वो बाद में इन द एंड वो हम ही बाद में कंज़्यूम करेंगे।
अब सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर पानी साफ़ नहीं हो पाया क्योंकि इन केमिकल्स ने जो बैक्टीरिया थी जो पानी को साफ़ करती थी, उन्हीं को ख़त्म कर दिया। और हमको ये लगेगा कि पानी साफ़ है, हम किसी न किसी तरह से अगर वो पानी को कंज़्यूम कर लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर फिर से वो केमिकल कंपाउंड्स आ गए, जिससे जो हमारी बॉडी के अंदर है ना काफ़ी सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के ऊपर लॉन्ग टर्म के अंदर कैसे इफ़ेक्ट हो सकता है? अब देखो लंबे समय तक अगर एनवायरनमेंट के अंदर हम ये केमिकल कंपाउंड्स को डंप होने देंगे, ठीक है? जितनी भी कंपनियाँ अगर ये गंदा पानी ऐसे नदियों में डालती रहेंगी जहाँ से हम पानी पीते हैं, तो उससे क्या है ना एक लंबे टाइम में आप देखोगे कि वहाँ के जितने भी लोग हैं, उनमें हर तरह की बीमारियाँ आनी स्टार्ट हो जाएँगी। वो हमारे सेल्स के अंदर, फूड चेन के अंदर, हर जगह ये जो केमिकल्स हैं वो आ जाएँगे। इसका सॉल्यूशन की बात करें चाहें तो इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एजुकेशन ऑन प्रॉपर डिस्पोज़ल ऑफ ड्रग्स शुड बी डन एज़ अ पार्ट ऑफ ड्रग टेक बैक प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या है ना, एक तरह का प्रोग्राम चलाना चाहिए। अब क्या है ना, डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमको दवाइयाँ लिख देते हैं। काफ़ी लोग तो पूरा ट्रीटमेंट करवा लेते हैं और कुछ लोग है ना आधे में ही छोड़ देते हैं। जैसे ही वो ठीक हो गए, उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट करना ही नहीं है, घर पे दवाइयाँ पड़ी रहती हैं। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए, जिससे क्या है ना, हम जो बची हुई दवाई हैं, वो वापस गवर्नमेंट को या फिर कंपनियों को लौटा सकें। जिससे कंपनियों को भी एक्सेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये दवाइयाँ भी हम कहीं इधर-उधर फेंकेंगे नहीं, जिससे कि बाद में पॉल्यूशन ना हो सके। तो इस तरह के सरकार को प्रोग्राम्स लेके आने चाहिए। टफ़र रेगुलेशन होने चाहिए कि भई जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम है, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, ये क्या करते हैं ना, जो भी वेस्ट जो होता है हॉस्पिटल का, उसको ऐसे ही ओपनली कहीं पे भी फेंक आते हैं। तो उनके लिए टफ़ रेगुलेशन बनाने चाहिए, कठोर नियम बनाने चाहिए ताकि इन सबको रोका जाए। और जो फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन है, इनको भी ऐसे बताना चाहिए कि आप ऐसे खुले में पानी-वानी मत डालो। जितना भी वाटर है, जो भी वेस्ट वाटर है, उसको फिर से आप क्या करो, ट्रीट करके दोबारा से यूज़ करो। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन इन इंडिया। तो पहली बात तो इंडिया वर्ल्ड का तीसरा सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? फार्मास्यूटिकल्स का, मतलब दवाइयों का प्रोड्यूसर। ठीक है? यहाँ पे करीबन 3000 ड्रग कंपनियाँ हैं और 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। Pharmaceutical production has been considered one of the most polluting industry in various parts of India. भारत के अंदर अगर देखा जाए तो जो ये जितनी भी दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियाँ हैं, इनसे सबसे ज़्यादा मात्रा में पोल्यूशन होता है। बल्क ड्रग कैपिटल ऑफ इंडिया। अब जो बल्क ड्रग कैपिटल ऑफ इंडिया है वो कौन सी है? वो है हैदराबाद, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपनियाँ लोकेटेड है। करीबन 800 फार्मास्यूटिकल कंपनी और बायोटेक यूनिट्स यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है। According to the survey, local people argue that the groundwater is highly contaminated in the region where industries are situated. तो है ना, लोगों के द्वारा लोगों के बीच में जाके कुछ सर्वे किए गए थे जहाँ पे पता लगाया गया। लोगों का भी ये कहना है कि जहाँ पे उनके सराउंडिंग में जितनी भी कंपनियाँ थी ना, उनकी वजह से वहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी कंटेमिनेटेड हो गया, काफ़ी ख़राब हो गया। क्या करती है कंपनियाँ, वहीं पे पानी डाल देती है जो पोल्यूटेड वाटर है जिसमें केमिकल्स होते हैं, और वही पानी फिर कहाँ पे धरती के नीचे चला जाता है, जहाँ से फिर जो लोग हैं बोरवेल के थ्रू पानी निकालते हैं, तो वो पानी फिर खराब मिलता है, कंटेमिनेटेड मिलता है। फिर सबसे बड़ी बात, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन। अब क्या है ना, अगर हम इसी पानी को लॉन्ग टर्म के लिए पीते रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे, तो हमारी बॉडी में धीरे-धीरे करके ये ड्रग्स इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएँगी। ठीक है? उससे शायद हमको इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इतना, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, उसमें इसका ख़ासा इफ़ेक्ट पड़ेगा। वो ड्रग्स हमारे बॉडी के अंदर ड्रग रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देती है। मतलब कि जैसे ही फिर हम आगे कोई दवाई लेंगे ना, वो हम पे काम ही नहीं करेगी। क्योंकि जो ये ड्रग्स हमारी बॉडी के अंदर चली गई है ना, ये सारी दवाइयों की जो रोग को काटने की जो शक्ति है, ठीक है? जो कैपेबिलिटी है, उसको ख़त्म कर देती हैं। और इसी वजह से हर साल करीबन 60,000 जो नवजात हैं, उनकी डेथ हो जाती है। जो बच्चे पैदा होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर कोई बीमारी आ जाती है, ठीक है? उनको दवाइयाँ देते हैं, तो दवाई असर नहीं करती क्योंकि वो उनके माँ-बाप है ना, इतना पानी वगैरह और ये सब क्या है ना, कंज़्यूम कर चुके होते हैं कि उसका असर डायरेक्ट बच्चे के ऊपर दिखना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड क्या-क्या इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखे हैं। पहला तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2017। तो ये स्टार्ट किया गया था ताकि जो ये एंटीबायोटिक्स
या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना, इसको टैकल किया जाए, इस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए इस वजह से। फिर ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज पॉलिसी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई थी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को कि आप ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज को अचीव करो। मतलब आप कोई भी जो लिक्विड डिस्चार्ज है ना बाहर नहीं डालोगे, उसको फ़िल्टर करके दोबारा से यूज़ करोगे। 220 बड़ी ड्रग मेकिंग कंपनीज़ थी, उनमें से 86 कंपनियों ने इसको अचीव कर लिया और जो बाकी बची है वो इन फ्यूचर वो भी इसको अचीव कर लेंगे। फिर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ एफ्लुएंट्स, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज has also announced that industries must install device to monitor the effluent continuously, कि भाई कंपनीज़ को ऐसे डिवाइसेस इंस्टॉल करने चाहिए जो कि इन चीज़ों को मॉनिटर करते रहे कि जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर ना जाए, ठीक है? अगर जाए तो कितना जा रहा है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी रिसेंटली 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स को एंटर किया गया है, उनको डाला गया है आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर। तो देखते हैं 3 मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज, ठीक है, जिनका नाम क्या-क्या है, मेजियोट्रोपिस पेलिटिया और फ्रीटिलारिया शिरोसा। तो ये सब आप एक बार को पढ़ लेना। डक्टाइलोराइजा हेटाग्रिया। तो ये 3 स्पीसीज़ हैं प्लांट्स की जिनको आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर डाला गया है थ्रेटन स्पीसीज़ की कैटेगरी के अंदर। दिस असेसमेंट इन हिमालयन रीजन शो द डिफोरेस्टेशन, हैबिटेट लॉस, फॉरेस्ट फायर, इलीगल ट्रेड and climate change pose a serious threat to the species. The fresh data is expected to aid conservation effort in the region. तो इनको लिस्ट में क्यों डाला गया? क्योंकि इनकी जो क्या है ना क्वांटिटी कम हो गई, ठीक है? इनका जो नंबर था एनवायरनमेंट के अंदर कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो इनका हैबिटेट था वो लॉस हो गया। इलीगल इसके अंदर ट्रेड होने लग गया। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी इनके अंदर काफ़ी बदलाव आए। अब इनका थोड़ा-सा हाइलाइट देख लेते हैं। मिज़ोट्रोपिस पैलिटिया का बारे में देख लेते हैं। इसको कॉमनली पटावा बोला जाता है, पेरिनियल सर्ब है और रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब उत्तराखंड के अंदर ही मोस्टली पाया जाता है। आईयूसीएन की लिस्ट के अंदर इसको रेड लिस्ट में डाला गया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी के अंदर। डिफोरेस्टेशन, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, फॉरेस्ट फायर की वजह से ये ख़त्म होती जा रही है। इसका जो मेन यूज़ होता है, जो इसका ऑयल है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसकी लीव्स से, जिससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट बनाए जाते हैं, ठीक है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका काफ़ी यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट है, ये यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ भी डाल रखे हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सेकंड इज़ फ्रीटिलारिया सिरोसा। इसको क्या बोला जाता है? इट इज़ कॉमनली नोन एज़ हिमालयन फ्रीटिलारी और एक तरह की पेरिनियल बुलबोरस हर्बई, ठीक है? इसको भी आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर डाला गया है। तो इसका भी रेट काफ़ी ख़त्म होता जा रहा था। लॉन्ग जनरेशन लेंथ होती है इसकी, पुअर जनरेशन पोटेंशियल, मतलब काफ़ी कम मात्रा में ही जर्मिनेट कर पाते हैं। मतलब डेंसिटी क्या है ना, कैपेबिलिटी इनकी इतनी है नहीं कि ये अच्छे से जर्मिनेट कर पाएँ। और इनकी हाई ट्रेड वैल्यू, क्योंकि इनका जो नंबर है ना काफ़ी कम है। एक्सटेंसिव हार्वेस्टिंग प्रेशर, इलीगल ट्रेड की वजह से इनकी जो नंबर है वो काफ़ी कम होता जा रहा है और इसको वल्नरेबल की कैटेगरी के अंदर डाला गया है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ब्रोंकियल डिसऑर्डर या फिर निमोनिया को ठीक करने के अंदर इसका काफ़ी यूज़ होता है चाइना में। द प्लांट इज़ आल्सो स्ट्रॉन्ग कफ सुप्रेसेंट, अगर किसी को खांसी जुकाम है तो उसके अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। एंड अ सोर्स ऑफ एक्सपोटोरेंट ड्रग, ठीक है, इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। डक्टाइलोराइजा हेटाजीरिया, तो इसको कॉमनली क्या बोला जाता है? सलाम पंजा। एक पेरिनियल ट्यूबरस स्पीसीज है जो कि एंडेमिक है कहाँ पे? हिंदू कुश और हिमालयन रेंज ऑफ अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, नेपाल एंड पाकिस्तान, इन कंट्रीज़ के जो हिमालयन रेंज हो वहाँ पे इसको पाया जाता है। तो थ्रेटन की कैटेगरी, मतलब एंडेंजर्ड की कैटेगरी में लाइवस्टॉक ग्रेजिंग, हैबिटेट लॉस, डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज की वजह से इनका नंबर भी कम हो गया। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड अदर अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट क्योर डिसेंट्री, गैस्ट्रियाटिस, क्रोनिक फीवर, कफ और स्टोमक एक, इन सबको ये ठीक करता है। मतलब जो पेट का दर्द हो गया, फीवर का, कफ हो गया, खांसी होगी, इन सब प्रॉब्लम्स को ये ठीक करने में काफ़ी मददगार रहता है। अब जो हमारा टॉपिक है नेशनल पार्टीज़ ऑफ इंडिया।
नेशनल एंड स्टेट पार्टीज न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली जो आम आदमी पार्टी है वो कंट्री की 9th नेशनल पार्टी बन गई है। जैसे ही जो गुजरात के रिजल्ट का डिक्लेरेशन हुआ तो वहाँ पे इस पार्टी ने 13% जो वोट शेयर है वो गेन किया। एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट इलेक्शन 1952 देर वॉज 14 नेशनल पार्टी। 1952 में जैसे ही पहले इलेक्शन हुए तो उस टाइम पे भारत के अंदर 14 नेशनल पार्टीज थी। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो रजिस्टर करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉर द पर्पज़ ऑफ इलेक्शन और फिर उनको रिकॉग्नाइज करता है नेशनल या फिर स्टेट पार्टी के रूप में ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोल परफॉर्मेंस। कि भाई उनका जो उनको कितने वोट मिले उसके बेस पे उनको नेशनल या स्टेट पार्टी के रूप में क्या किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। द अदर पार्टीज आर सिंपली डिक्लेयर्ड एंड रजिस्टर्ड और अनरिकॉग्नाइज पार्टी। और इनके अलावा जितनी और पार्टीज होती हैं उनको क्या रजिस्टर्ड या फिर अनरिकॉग्नाइज पार्टी के रूप में जाना जाता है। एज पर आरपीए एक्ट 1951 registered political parties in the course of time can recognize as state party or national party. What is national party? As the name suggests that it has national wide presence as opposed to the regional party that is restricted to only a particular state or region. देखो, जो नेशनल पार्टी है वो ऑल ओवर द कंट्री में आपको मिलेगी, ठीक है? उसको पूरे देश के अंदर जाना जाता है। लेकिन जो एक रीजनल पार्टी है वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही सीमित रह के रह जाती है। ओके। कंडीशन क्या है एक नेशनल पार्टी को, मतलब एक पार्टी को डिक्लेयर करना कि ये नेशनल पार्टी है या नहीं? तो यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस हैं जिनके बारे में अभी देख लेते हैं। कंडीशन फॉर द डिक्लेयर ए पार्टी नेशनल, ठीक है? कि भाई किसी भी पार्टी को नेशनल डिक्लेयर करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं तो उसके बारे में अभी हम देख लेते हैं। एज पर ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्शन सिंबल 2019 हैंडबुक, ए पार्टी ए पॉलिटिकल पार्टी वुड बी कंसिडर्ड एज नेशनल इफ या तो वो रिकॉग्नाइज हो, मतलब 4 या फिर 4 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर उसको जाना जाता हो, वहाँ पे उसने इलेक्शन लड़े हो, या फिर इफ़ इट्स कैंडिडेट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट इन द लिस्ट फॉर स्टेट। कि भाई उसके जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना उन्होंने कम से कम 6% वोट एक्वायर किए हो, गेन किए हो 4 स्टेट्स के अंदर कम से कम, ठीक है? चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या फिर स्टेट असेंबली के चुनाव हो। एंड द पार्टी हैज़ एटलीस्ट 4 एमपी इन द लास्ट लोकसभा पोल्स। जो भी लास्ट लोकसभा चुनाव हुए हों उनके अंदर इनके 4 एमपीज कम से कम हों। इफ़ इट हैज़ वॉन एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट इन लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स। कि इनको कम से कम 3 स्टेट्स के अंदर मिनिमम 2% वोट तो मिले ही होने चाहिए, मतलब 2% सीट्स मिली होनी चाहिए लोकसभा के चुनाव के अंदर। अब बात करते हैं हाउ इज़ पार्टी डिक्लेयर अ स्टेट पार्टी। ए पार्टी इज़ रिकॉग्नाइज एज स्टेट पार्टी इन अ स्टेट इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ फुलफिल। तो स्टेट पार्टी डिक्लेयर करने के लिए भी कुछ कंडीशन है। पहला, अगर उसने 6% टोटल वोट्स गेन किए हों जनरल इलेक्शन में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उनके अंदर कम से कम 6% वोट उनको मिले हों और साथ ही उनको 2 सीट उन्होंने जीती हों जो विधानसभा के चुनाव हों उसके अंदर। ये थी पहली कंडीशन। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन के बारे में। यहाँ पे भी कम से कम 6% जो वोट है वो उनको मिले हों, उस पार्टी को मिले हों लोकसभा के चुनाव के अंदर और साथ ही साथ 1 सीट इन्होंने जीती हो लोकसभा के उसी चुनाव में, सेम स्टेट से। अब तीसरी कंडीशन है, अगर इन्होंने 3% सीट, ठीक है, विधानसभा के चुनाव के जो जनरल इलेक्शन है उसके अंदर इन्होंने 3% सीट जीत ली हो या फिर 3 सीट जीती हो उसी असेंबली में, मतलब इन दोनों में से कोई सा भी हो, या तो 3% वोट मिले हों, मतलब सॉरी 3% सीट मिली हो या फिर 3 सीट मिली हो असेंबली के अंदर। फिर चौथा पॉइंट है कि भाई इनको या तो 1 सीट इनको जीत में मिली हो हर 25 सीट में से। मान लो कहीं पे 50 सीट है तो मतलब इनको 2 सीट तो जीतनी पड़ेंगी लोकसभा के चुनाव के अंदर, है ना? तो तब भी ये एक स्टेट पार्टी बन के निकल के आ सकती है। अब बात करते हैं पांचवा पॉइंट। यहाँ पे इनको कम से कम 8% वोट मिले हो जनरल इलेक्शन के अंदर लोकसभा के, है ना? तो तब ये एक स्टेट पार्टी के रूप में निकल के आ सकते हैं।
व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड ए नेशनल और स्टेट पार्टी? अगर आपको डिक्लेयर कर दिया जाए कि आपकी पार्टी नेशनल पार्टी है या फिर एक स्टेट पार्टी है, तो आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलेंगे? पहला बेनिफिट तो ये है कि मतलब आपका जो पार्टी का जो सिंबल है, ठीक है? वो आपके नाम मतलब क्या है ना, वो आपका फिक्स हो जाएगा। उस सिंबल को फिर कोई भी किसी भी स्टेट के अंदर कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता। और दूसरा, फिर जितना भी स्टेट के द्वारा चलाए गए टेलीविज़न या फिर रेडियो स्टेशन है, वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट करवा सकते हो और आपको इलेक्टोरल रोल्स भी प्रोवाइड की जाएँगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और इन पार्टीज़ को अलाउ होता है कि आप अपने 40 स्टार कैंपेनर्स को इलेक्शन के समय पे अलाउ कर सकते हैं, और जबकि जो अनरजिस्टर्ड या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड या फिर रजिस्टर्ड पार्टी होती है, उनको सिर्फ ये 20 स्टार कैंपेनर्स ही अलाउड होते हैं। एवरी नेशनल पार्टी इज अलॉटेड a symbol exclusively reserved for its use throughout the country। अब क्या है ना, कोई भी नेशनल पार्टी है, उनका एक सिंबल रिजर्व होता है। कांग्रेस का तो आपको पता है हाथ का निशान है, और जो बीजेपी का क्या है, कमल का निशान है। तो वो जो कमल का निशान है ना, या फिर जो हाथ का निशान है, वो चाहे उस स्टेट से, किसी भी स्टेट से इलेक्शन लड़ो या ना लड़ो, उनका वो जो निशान है वो रिजर्व रहेगा, फिक्स रहेगा, उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता है। सेम थिंग होता है स्टेट पार्टी के साथ में, उनका भी जो सिंबल है जो उनको अलॉट हो गया उस टाइम पे, वो उन्हीं के लिए रिजर्व होगा, बाकी के किसी भी चुनाव के अंदर किसी और को वो अलॉट नहीं करवाया जाएगा। तो ये था नेशनल पार्टी का रिकॉग्नाइजेशन। अब याद रखना कि टोटल कितनी होगी, 9 हो गई, क्योंकि अभी रिसेंटली में किसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है, आम आदमी पार्टी को, जो गुजरात के इलेक्शन हुए थे इसके अंदर। अब बात करते हैं नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल 2022। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसको पास भी कर दिया गया है एक तरह से, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी जो क्या कहते हैं वोट्स थे, इसके फेवर में आए। अब बात करते हैं इसकी हाइलाइट्स क्या है। पहला तो रेगुलेट्स द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट। जज के अपॉइंटमेंट्स को रेगुलेट करेगा। कैसे करेगा देखते हैं। The bill aims to regulate the procedure to be followed by National Judicial Commission for recommending people for the appointment as a Chief Justice of India। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या फिर दूसरे जजेज हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा सुप्रीम कोर्ट, है ना, या फिर हाई कोर्ट के अंदर, तो उसके प्रोसीजर को यहाँ पे बताया गया है। फिर दूसरा, कि रेगुलेट द ट्रांसफ़र, कि जितने भी जजेज हैं उनको कैसे उनका ट्रांसफ़र होना चाहिए, उसके बारे में भी इस बिल के अंदर बातें कही गई है। मतलब उसको भी क्या है ना, उस प्रोसीजर को भी थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करी गई है। इट आल्सो एम्स टू रेगुलेट देयर ट्रांसफ़र एंड टू ले डाउन द जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोवाइड फॉर अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस। अगर कोई जज गलत करता है तो उसको अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है। Establish credible and expedient mechanism for investigation into individual complaints of misbehavior and incapacity of judge of the apex court or a high court, or to regulate the procedure of such investigation। तो मतलब एक जज का काम काज के ऊपर भी यहाँ पे एक इंक्वायरी चल सकती है कि वो उसको कैसे काम करना चाहिए। अगर ढंग से नहीं काम करेगा तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिए जाने चाहिए, उसका ट्रांसफ़र कैसे होना चाहिए, तो उसके बारे में भी इस बिल के अंदर बातें की जा रही हैं। रिमूवल ऑफ द जज। इट आल्सो proposes फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट टू द प्रेसिडेंट इन रिलेशन टू द प्रोसीडिंग। कि भाई यहाँ पे क्या है ना, पार्लियामेंट के अंदर, है ना, पार्लियामेंट के अंदर इसकी प्रोसीडिंग कैसे चलानी है किसी जज को, और उसके अंदर प्रेसिडेंट का क्या रिलेशन रहेगा, क्या रोल रहेगा, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बातें की गई है। व्हाट वाज द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, NJAC है क्या? अगस्त 2014 के अंदर पार्लियामेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया था, जिसको 99th अमेंडमेंट एक्ट के रूप में जाना गया था 2014 के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ये एक तरह की इंडिपेंडेंट कमीशन थी, जो क्या काम करती है, अपॉइंट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू रिप्लेस द कोलेजियम सिस्टम। तो इस एक्ट ने क्या किया, कोलेजियम जो सिस्टम है जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को नियुक्त किया जाता है, उस सिस्टम को हटा के इसने अपना एक इंडिपेंडेंट कमीशन के रूप में निकल के आई थी, जो तय करेगी कि एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कैसे होनी चाहिए। 2015 के अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को नल एंड वॉइड
करार दे दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया कि भाई ये असंवैधानिक है ना? और इस एक्ट को ख़त्म कर दिया गया। अब बात करते हैं कंपोजिशन क्या-क्या थी एनजेएसी की। इसके अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो इसके चेयरमैन रहेंगे एक्स ऑफिशियो मतलब जो भी चीफ जस्टिस होगा इंडिया का, वो इस कमेटी का अपने आप से ऑटोमेटिकली इसका चेयरमैन बन जाएगा। ऐसे नहीं है कि कोई इनको आके किसी के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, नहीं। वो डायरेक्टली ही इसके क्या रहेंगे, चेयरपर्सन रहेंगे। और फिर जो 2 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे। याद रखना, मेंबर ना कि चेयरमैन। और फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ और जस्टिस इसके एक्स ऑफिशियल मेंबर रहेंगे वो भी। तो कितने मेंबर हो गए अभी? 1 ही है, 2 ये, 3 और यहाँ पे मिलके टोटल कितने हो गए अभी तक? 4। फिर 2 एमिनेंट पर्सन सिविल सोसाइटी से उठाए जाएँगे। वो किसके द्वारा रिकमेंडेशन होगा, किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोक सभा, वन ऑफ द एमिनेंट पर्सन टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम द एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी या फिर कोई वुमेन। तो वहाँ से भी 2 पर्सन्स को उठाया जाएगा इन लोगों की रिकमेंडेशन पे। अब वो यहाँ पे बात क्या थी, मतलब क्या-क्या डिफरेंसेस थे कॉलेजियम सिस्टम और एनजेएसी के अंदर अपॉइंटमेंट को लेके। एनजेएसी में क्या था, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वर टू बी रिकमेंडेड बाय द एनजेएसी। तो जो एनजेएसी कमीशन थी उसके द्वारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं, उनके जज को रिकमेंड किया जाएगा सीनियरिटी के बेस पे। While Supreme Court and High Court judges were to be recommended on the basis of ability, merit and other criteria specified in the regulation। और जो बाकी के देखो, एक तो चीफ जस्टिस हो गया और इनके अलावा जो भी बाकी के जज होंगे, उनको कैसे क्या करना है कि भाई उनको कैसे नियुक्त करना है, उसके लिए एक क्राइटेरिया इसके अंदर फिक्स किया गया था इस रेगुलेशन के अंदर। The act empowered any two member of NJAC to veto recommendation if they did not agree with it। अब मान लो ये सब जो कंपोजिशन में थे एनजेएसी के, है ना? यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो 2 सीनियर मोस्ट जज थे, उन्होंने मिलके 3 जनों ने मिलके कोई किसी भी 2 से 3 जजेस का नाम वहाँ पे रिकमेंड कर दिया, है ना? लेकिन अगर यहाँ पे इस जो एनजेएसी के मेंबर यहाँ पे 2 ये एमिनेंट पर्सन भी थे, अगर ये 2 एमिनेंट पर्सन भी यहाँ पे इस चीज़ को मना कर दें कि नहीं ये हमको पसंद नहीं आया, तो उसको फिर कैंसल कर दिया जाएगा। तो इस वजह से कहीं न कहीं देखो, इन दोनों को तो कोई भी बैठा सकता है। अगर गवर्नमेंट का इसमें हाथ है तो वो सीधी-सी बात है ऐसे इंसानों को बैठाएगा जो उनकी साइड से बोलेंगे। तो इस तरह से जो हमारी जुडिशियरी है ना, वो भी यहाँ से ओपनली काम नहीं कर पा रही थी। तो इस वास्ते इसको क्या कर दिया गया था फिर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था और इसको खारिज कर दिया था। कॉलेजियम सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं जो अपॉइंट करते हैं हायर जुडिशरी के जजेस को। एंड दिस सिस्टम हैज़ बीन ऑपरेशनल फॉर नियरली 3 डिकेड्स। मतलब पिछले 30 साल से ही इसी सिस्टम को लागू किया गया है। इसके अंदर क्या क्या होता है, एक तरह ये है ना, सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम होती है इसके अंदर 5 मेंबर बॉडी होती है, 5 लोगों की बॉडी होती है जिसको हेड किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। और उनके साथ में मिलके काम करते हैं 4 सीनियर मोस्ट जज उस टाइम के। और हाई कोर्ट की कॉलेजियम में क्या होता है, चीफ जस्टिस होते हैं और उसी कोर्ट के दो दो सीनियर मोस्ट जज रहते हैं। द गवर्नमेंट कैन आल्सो रेज ऑब्जेक्शन एंड सीक क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द कॉलेजियम चॉइस। अब जो इन दोनों ने जो नाम सजेस्ट करके भेजे हैं अपनी अपनी कोर्ट के लिए, तो उनके ऊपर है ना गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन तो उठा सकती है कि आप बताइए आपने इनके नाम रिकमेंड क्यों किए। अगर जो इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने, दोनों ने अपनी अपनी रिकमेंडेशन फिर से भेज दी, गवर्नमेंट को सेम नाम भेज दी, तो गवर्नमेंट को वो नाम मानने पड़ेंगे और उन्हीं जजेस को अपॉइंट करना पड़ेगा। इस वजह से कॉलेजियम सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे गवर्नमेंट की चलती नहीं है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जज। तो जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए संविधान के अंदर हमारे क्या क्या प्राविधान है, ठीक है, प्रावधान है। आर्टिकल 124(2) जो कि बात करता है सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट को लेके, और 217 जो कि बात करता है हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लेके, है ना? और जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है वो किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है।
और प्रेसिडेंट को कौन कहता है कि इनकी आप वो करो, अपॉइंटमेंट करो? उनको बोलते हैं हमारे पीएम, क्योंकि गवर्नमेंट को ही नाम भेजा जाता है। पीएम की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट एक सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस प्रोसेस के बारे में कोई भी किसी भी तरह का जिक्र नहीं है। वाई वॉज द एनजेएसी चैलेंज इन द कोर्ट? एनजेएसी को चैलेंज क्यों किया गया था कोर्ट के अंदर? तो ये सब तो हम बात ही कर चुके हैं। 2015 के अंदर, 2014 के अंदर तो एनजेएसी आई थी। 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने एक प्ले डाल दी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो चैलेंज कर रही थी एनजेएसी को, है ना? वो कह रही थी कि जो जितनी भी इसके अंदर एक्ट्स हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड है, और इसी के ऊपर आर्ग्यूमेंट चले, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको सस्पेंड कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो ये वीटो वाला सीन था ना, कि 2 मेंबर अगर वीटो कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज की चलेगी नहीं। फिर उनको नए नाम देने पड़ेंगे, वो फिर वीटो कर देंगे जब तक उनकी मर्ज़ी का नाम नहीं आएगा। तो इस वजह से इसको ख़त्म कर दिया गया था। सो ये था आज का चैप्टर। बताइएगा कैसा लगा? वीडियो में कोई कमी लगी हो तो आप मेंशन कर सकते हैं मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर। और इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, सो यू कैन चेक आउट देयर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट विल हेल्प मी अलॉट। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।